यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियोज़ में अपन पढ़ चुके हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। उससे पहले मैं इन दोनों का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। उनके जो ऑर्गन है इस डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, उन ऑर्गन के बारे में देखो। सबसे बाहर जो होता है नोजल, ठीक है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जिनकी ओपनिंग आउटसाइड होती है। उसके अंदर नेजल कैविटी होती है नोज़ के अंदर, ठीक है। नेजल कैविटी में फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक सिलेंडर शेप बोन होती है, म्यूकस होता है। और ये म्यूकस और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिसे सीलिया बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं। एयर में जो डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं और प्योर एयर को ही आगे जाने देते हैं। फिर ये एयर पहुंचती है अपने फेरिंग्स में। फेरिंग्स में के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। फेरिंग्स जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन ऑर्गन है। फेरिंग्स की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, उसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है वो नेजल कैविटी से कनेक्ट होता है। ओरोफेरिंग्स जो है वो बकल कैविटी से कनेक्ट होता है, यानी माउथ से। और लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथ होता है। तो एयर जो अपने नेजल कैविटी में एंटर करती है, इनहेल होती है, वो प्योर होके अपने फेरिंग्स के नेजोफेरिंग्स में एंटर करती है, नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स में, और ओरोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में एंटर कर जाती है। ट्रैकिया एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वैसे ये पूरा ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लेकिन ये ट्रैकिया भी क्या है, विंड पाइप है, जिसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये क्या करती है, लैरिंग्स और ब्रोंकी को कनेक्ट करने का काम करती है ट्रैकिया। ट्रैकिया में कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है, ये मैंने देखो बनाया है रिंग्स, ये रिंग्स कार्टिलेज की बनी हुई होती है, जो इस ट्रैकिया को कभी भी क्लोज नहीं होने देती। वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है इस रिंग्स का। एयर हो चाहे नहीं हो, एयर नहीं होती है तो भी एक तो ये इन दोनों वॉल को स्टिक नहीं होने देती, चिपकने नहीं देती है। दूसरा, एयर नहीं होने पर भी इसको अपने ट्रैक को हमेशा ओपन रखती है। ये ट्रैकिया जो है वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इन पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकी। लंग्स से पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी इसका प्लूरल है, सिंगुलर इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ये ब्रोंकस ये 1 हो गया, ये दूसरा ब्रोंकस हो गया। फिर ये क्या करती है, ब्रोंकी एंटर करती है लंग्स में। इस साइड वाली ब्रोंकी इस लंग्स में, इस साइड वाली ब्रोंकी उस लंग्स में, लेफ़्ट और राइट लंग्स में एंटर कर जाती है। फिर ये ब्रांचेज में ब्रोंकी जो आगे डिवाइड होती है, ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी। सेकंड ब्रांच को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। तीसरी ब्रांच को बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकी। और ब्रोंकी जो आगे डिवाइड होती है उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंकी भी आगे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। और ब्रोंक्यूलस का जो लास्ट पार्ट होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर का होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली ये जो लंग्स में एल्वियोली है बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, न्यूमरस होते हैं। नियर अबाउट 30 मिलियन एल्वियोली एक लंग में होते हैं। और एल्वियोली की चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती है। एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। ह्यूमंस में 2 लंग्स होते हैं। लेफ़्ट लंग में 3 लोब होते हैं, राइट लंग में लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। लेफ़्ट लंग में 2 लोब और राइट लंग में 3 लोब होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लंग्स जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, लाइट पिंक कलर के होते हैं। और ये जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। इसके साथ में जो नीचे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ, जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम और लंग्स ये दोनों मिलकर रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो हम आज पढ़ेंगे। ये अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन थे जो हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके थे। आज अपने इसका थर्ड जो पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है रेस्पिरेटरी मसल्स, उसके बारे में रीड करेंगे। रेस्पिरेटरी मसल्स में देखो
बहुत सी मसल्स जो रेस्पॉन्सिबल होती है रेस्पिरेशन के लिए, उनमें से एक है डायफ्राम। डायफ्राम जो है मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ होता है डायफ्राम, स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। ये डायफ्राम रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एयर अंदर आ जाती है, और डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो एयर एग्जिट हो जाती है, बाहर हो जाती है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। पहले इनहेलेशन का है और ये एक्सहेलेशन का है। एक्सहेलेशन वाली जो पोजीशन होती है डायफ्राम की, वो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी नॉर्मली डायफ्राम जो है इस पोजीशन में होता है। जब एयर अंदर आती है तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से इसके ऊपर जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है, वो बड़े हो जाते हैं। लंग्स जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फूल जाते हैं, तो उसमें एयर क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। ये देखो, नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम ऐसे होता है, एयर जब अंदर आती है तो डायफ्राम इस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। लंग्स फूलने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर अंदर आ जाती है। और जब एयर अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, तो CO2 वापस उस लंग्स में आनी शुरू हो जाती है, तो CO2 को बाहर निकलना होता है। वो अपने आप तो बाहर निकल नहीं पाती, उसमें क्या होता है, डायफ्राम जो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। इनहेलेशन के समय ऐसे था और वापस इस पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, तो लंग्स भी अपना वॉल्यूम या साइज़ कम कर लेते हैं। वो लंग्स का जो वॉल्यूम और साइज़ कम होता है तो उसके अंदर जो CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है। ये देखो, ठीक है। ये जो लंग्स होते हैं वो रिब केस के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होते हैं लंग्स। इसके अलावा एक होता है हार्ट, वो भी रिब केस से प्रोटेक्ट होते हैं, बचे हुए रहते हैं। जब हम एयर अंदर लेते हैं, रिब केस देखो ऊपर आ गया, ठीक है, और जब बाहर निकलती है तो रिब केस डाउनवर्ड्स हो जाते हैं। तो डायफ्राम और लंग्स के साथ में रिब केस भी वर्क करता है। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एयर अंदर और रिलैक्सेशन से एयर एग्जिट यानी आउट, बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट है अपना फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखो, एयर का पल्मोनरी मूवमेंट होता है, एयर का पल्मोनरी मूवमेंट होता है इन सच ए रिदमिक प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन लंग्स। रिदमिक प्रोसेस है ये लंग्स, ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ना, वो रिदम में होता है, लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एयर अंदर 2 घंटे पड़ी रहेगी और फिर 2 घंटे बाद बाहर आएगी, ये तो लगातार चलता रहता है 24 आवर्स। तो ये रिदमिक प्रोसेस है। विच फैसिलिटेट्स द गैसेस एक्सचेंज, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं कि द नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई जनरेट, एटमॉस्फेयर यानी बाहर का और एल्वियोलाई यानी लंग्स के अंदर का, इनके बीच में एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिसके कारण एयर जो है वो अंदर आ जाती है। सेकेंड है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो डायफ्राम का होता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया, उसके कारण भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इस बेस पे 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है अपने एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। एल्वियोलाई यानी लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में या ब्लड स्ट्रीम के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज इसके साथ एल्वियोलाई के पास बहुत सारी होती है, और ब्लड इसमें एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड कैपिलरीज में कम होगी, तो ये डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। फिर ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ में, ब्लड स्ट्रीम के साथ में फ्लो होता हुआ बॉडी ऑर्गन या बॉडी सेल्स तक पहुँच जाता है। अब बॉडी सेल्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी बॉडी सेल्स में अगर ऑक्सीजन कम है तो ब्लड स्ट्रीम उसको ऑक्सीजन दे देती है, और CO2 ज़्यादा है बॉडी सेल्स में तो वो CO2 ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, यहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है। ये जो होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। दोबारा देखो, एक्सटर्नल कहाँ पे होता है, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के बीच में, ये तो होता है
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और बॉडी सेल्स या ऑर्गन और ब्लड स्ट्रीम के बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में अपन कह सकते हैं कि O2 को अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना, ये भी अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से अपना आज ये कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके 3 पार्ट थे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। और फिर हमने आज जो पढ़ा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ चुके थे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें मैंने आपका जो ऑर्गन थे वो सारे समझा दिए। उसके बाद में आज हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें डायफ्राम है। डायफ्राम स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन भी आज हमने देख लिया। रेस्पिरेशन के एक बार टाइप फिर भी देख लिए थे हमने, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम आज कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।